उपस्थित इतिहासकार और इतिहास के विद्यार्थी तथा अन्य श्रोतागण, मैं आपको अपनी बात शुरू करते से ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले हम लोगों ने एक अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखी थी, फिर उसके बाद उसी का हिंदी रूपांतर किया गया था, लेकिन वो मात्र हिंदी रूपांतर नहीं है, शोध का कार्य बराबर चलता रहा। तो उसी शोध से जो चीजें नई सामने आई उस पर ये हिंदी में पुस्तक लिखी गई। ये पुस्तक बाबू जगत सिंह जी पर आधारित है। उनके पूरे जीवन व्रत को ये समझ करती है, उसके सारे कोण जितने भी हैं, जितनी भी दृष्टि डाली जा सकती थी, उन सब दृष्टियों को डालने के बाद इस पुस्तक को लिखा गया। मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा कि इस पुस्तक की क्या विशेषताएं हैं, क्या उसकी हाइलाइट्स हैं, इतिहास में उसका क्या योगदान है, किस इतिहास को ये इंगित करती है। बाबू जगत सिंह का अभी हम लोग सौभाग्य है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स हमको मिल गए जिसमें उनके समस्त जीवन को हम आपके सामने रखने में कामयाब हो गए। उनकी शिक्षा और उनका ट्रेनिंग जो बनारस के सबसे योग्य और सबसे उत्तम शासक थे बलवंत सिंह जी, उनके द्वारा हुआ। जाहिर बात है कि एक ऐसे योग्य शासक से ट्रेनिंग पाने के बाद और शिक्षा पाने के बाद उनका मस्तिष्क जो है क्या किस तरह से डेवलप हुआ, क्या हुआ, किस तरह उन्होंने कार्य किया, इससे समझने में हमें मदद मिल सकती है। वो धर्मशास्त्र के भी ज्ञाता थे और पर्शियन के भी बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी जो पत्र हम लोगों को मिले, जब उसको हम पढ़ते हैं तो पता लगता है कि वाकई उनकी जो पर्शियन थी वो बिल्कुल छोटी थी। उनके पर्शियन उस जमाने में कोड की भाषा भी थी, इसलिए अगर उनको आती थी तो उसमें उनको बहुत सहायता नहीं मिली। जब वो शासक बने, वीरपुर और अन्य स्थानों का जमींदार भी बने, फिर अहमदाबाद भी रहे, आमिर भी रहे, फिर उसके बाद इलाहाबाद में हमारे तहसीलदार भी रहे। उसको करने में उन्हें बहुत आसानी भी मिली और बड़े योग्य था। वो एक बड़े अच्छे उत्तम शासक भी थे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो उनकी व्यक्तित्व में प्रभावित करने वाली है वो ये है कि वो सर्व धर्म समभाव वाले आए, क्योंकि दृष्टि में हर धर्म का आदर का सत्कार था, जिसका उदाहरण है कि उन्होंने जब मस्जिद बनाई, मंदिर भी बनवाया और गुरुद्वारे की जमीन। रही बात सारनाथ की, जिसमें उनको बदनाम किया गया, उनको कहा गया वो विध्वंसक थे। वो विध्वंसक नहीं थे, वो उसके संरक्षक थे। उनको पता ही नहीं था भूमि के गिरद में क्या पड़ा है, ये नहीं था। उनको सिर्फ इतना पता था कि यहाँ कुछ सामग्री है जिसको खोद के निकाला जा सकता है। उनको ये चीज पता ही नहीं थी क्या था। जब उन्होंने वहां पर खुदाई करी 1787 में, तब वहां पर जब उनको मंजूषा मिली और उसके अंदर जो है तमाम चीजें मिली, अस्थियां मिली, ये समझ में आ गया कि ये किसी महान पुरुष की स्थल है जहां पर ये था। बाद में वहां बुद्ध जी की मूर्ति भी प्राप्त हुई और 1200 शताब्दी का एक वहां पर जो है लेख भी मिला, जिससे पता लगा कि ये जो है बुद्धों का बहुत बड़ा स्थान। जैसे ही उनको ये मालूम हुआ, उस समय उन्होंने 12 फीट उस स्थान को खोद लिया था। 6 फीट की ईंटें सामग्री उन्होंने निकाल ली। उन्होंने फौरन उस कार्य को वहीं रोक दिया और रोकने के बाद जैसा था उसको वैसे ही बनाने के बाद उसको अपना नाम दिया और उसके उस जमाने से लेकर फिर वो जगत सिंह स्तूपा कहलाता है। बाद में उसी का नाम बदल के धर्मराज जी का स्तूपा रखा गया, क्योंकि वो अशोक जी ने उसकी स्थापना की थी, सम्राट अशोक ने उसकी स्थापना की थी। यानी उसके बाद से वो उसके संरक्षक रहे और वो ऐसा ना करते तो दुनिया को पता ही नहीं लगता कि ये सारनाथ बुद्धों का बहुत बड़ा स्थल है और यहाँ सारा इतिहास बुद्धों का, बुद्धिस्ट का या बुद्धों का इतिहास यहाँ पर छुपा हुआ है। उसके साथ साथ ये सब बात होने के अलावा अब उसका ये किताब लिखने के बाद और इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे को सामने सारे तथ्य रखने के बाद जब ये बात आई तो उनको भी महसूस हुआ कि साहब ये गलती हुई है, गलत यहाँ पर लिख के लगा दिया गया कि ये विध्वंसक थे, ये तो इसके संरक्षक थे। तो आपको जानकर खुशी होगी, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा अपने समाचार पत्रों से और दूसरे माध्यमों से कि उस जो वहां पे शिला पड़ लगे हुए थे उनको बदल के नए शिला पड़ लगाए गए जिसमें सत्यता को उजागर किया गया। अभी भी वहां जब आप जाएंगे सारनाथ में तो 4 और वहां पर लगे हुए हैं लेख, हिंदी में, इंग्लिश में, कन्नड़ में और जापानी लैंग्वेज में।
उसके लिए भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे को लिखा गया है। उन्होंने कहा कि हम इस पर गौर करेंगे, इनको भी बदलने की सोचेंगे। तो सारनाथ से संबंधित जो भ्रांतियां उनके विरुद्ध थी, वो उसको हमने अपनी इस किताब के द्वारा प्रमाणिक तथ्यों के द्वारा, प्रमाणिक दस्तावेजों के द्वारा साबित किया और उजागर किया। इसके अलावा वो एक राजवंश से भी संबंधित थे। वो थे, उनका वो ये था कि भाई मुझे ये बनारस का राज मिलना चाहिए। उसके लिए वो कलकत्ता गए, कॉर्नवालिस है, नए नए आए थे, मिले थे। उन्होंने कहा नहीं, आप अपनी बात दीजिए, हम अपने जो रेजिडेंट है उससे उसकी खोज कराएंगे, जानेंगे क्या है सत्यता, और अगर साबित होती है तो हम आपको दे देंगे। 10 साल तक वो टालते रहे, कोई उस पर काम नहीं किया। बाद में वो उससे एक के बाद शिक्षा उनको लिखते रहे कि भाई इसको करिए, इसको करिए, इसको कहाँ करेंगे, अभी गौर हो रहा है, कर रहा है। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उनको चैलेंज किया कि आप जो बनारस का राज मांग रहे हैं, ये धर्मशास्त्र से आप साबित करोगे या उस जमाने में चूंकि मुस्लिम लागू था उससे साथ लेंगे। जब उनको चैलेंज किया उस वक्त, तो वो सिर्फ ये चाहते थे कि मैं जिस क्षेत्र में हूँ, जहाँ का जमींदार हूँ, जहाँ का मैं आमिल हूँ, वो इलाका मुझे परमानेंट तौर से दे दिया जाए ताकि मैं अपनी जीविका को चला सकूं। और जैसे और लोगों को दिया गया है, मुझे भी कुछ मासिक धन दिया जाए ताकि मैं अपना निर्वाह कर सकूं। तो इसके लिए गए थे, इसी के लिए लड़ रहे थे, कर रहे थे। जब उनको चैलेंज किया तो उन्होंने धर्मशास्त्र से भी और जो कानून था उस जमाने का, उससे साबित किया कि मैं इसके योग्य हूँ। लेकिन अंग्रेजों ने इतने दिन तक उनको आश्वासन देने के बाद में कहा जी नहीं, आपका कोई केस नहीं बनता है। तो उस वक्त 1795 की बात थी। पहली बार उनके दिमाग में ये विचार आया कि ये अंग्रेज हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी जो समाज के अंदर जिस तरीके से हमारा समाज चलता है या शासन प्रबंध चलता है, उस तरह हमको ये नहीं करने देंगे। और इसको भारत से जब तक निकाला नहीं जाएगा, हम अपने शासन को, अपनी जीवन प्रणाली को, अपने जीवन को उस प्रकार से नहीं गुजार पाएंगे जिस तरह से हमें गुजारना चाहिए। उसके लिए उनके दिमाग में हुआ कि कैसे किया जाए, कैसे हो, क्या हो। उसी जमाने से, ये 1795 की बात है। उसका 1798 में अवध के शासक को गद्दी से उतार दिया गया, क्योंकि वो सिर्फ चाहता था कि मुझे इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी स्वतंत्रता मिले। अंग्रेज उसको देना नहीं चाहते थे, वो कमजोर और कठपुतली शासक चाहते थे। जैसा कि बनारस में उन्होंने किया कि कमजोर शासक चाहते थे, जिससे जो चाहे बात बनवा ली, तो चाहे वो अवध हो चाहे बनारस हो, जहाँ पर ये होता रहा, इसी तरह हुआ। तब उस समय जब वजीर ने इनसे कहा कि मेरा ये इरादा है कि हम सब लोग जमींदारों से मिलके करके फौज बनाते हैं और अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ देंगे, उस वक्त बाबू जगत सिंह जी ने कहा ये ख्याल मेरे दिमाग में पिछले 5 सालों से पनप रहा था। यानी वो सोच रहे थे कैसे करें, अभी उसकी रूपरेखा नहीं बनी थी। जब वजीर ने कहा तो फिर रूपरेखा बनी। उसमें उन्होंने 1 लाख से भी ज्यादा लोगों से कमिटमेंट लिया था कि आप जब हमला करेंगे या कोई अवसर आपने जो चुना है उस पर जब हमला करेंगे तो हम आपका साथ देंगे। इसी बीच चूंकि वजीर अली यहाँ पर रखे गए थे, अंग्रेजों को उनसे खतरा था, निडर किस्म के शासक थे, तो उन्होंने कहा कि इनको कलकत्ता भेजा जाए। कलकत्ता भेजने की बात आई तो उस वक्त जो योजना चल रही थी, 1 सवा लाख लोगों से जो कमिटमेंट लिया जा चुका था, फिर से उन्होंने कहा कि नहीं भाई अब तो, उन्होंने कहा था कि हम 16 तारीख को चले जाएंगे कलकत्ता। लेकिन उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि 14 तारीख को हम सशस्त्र विद्रोह करेंगे। 8 दिन के अंदर पहले चूंकि उनकी वो थी सारे समाज में उनकी अपनी एक बात थी, हर वर्ग का आदमी उन्हें चाहता था, हर धर्म का आदमी उन्हें चाहता था, उसमें बहुत पॉपुलर थे। सूफी संतों और बाबा लोगों सबसे उनके अच्छे संबंध थे। यानी समाज का हर वर्ग उनको समर्थन देने के लिए तैयार हो गया। तो उस 8 दिन के अंदर उन्होंने 12,773 आदमियों की जो भी थी वो फौज इकट्ठी की। उस फौज को इस तरह से बनारस शहर में लगाया गया कि अंग्रेज अगर हम पे हमला करना चाहे तो ना कर सके जल्दी, और करें तो उनको ना को चले जमाने को। जिस आदमी को ड्यूटी दी गई थी कि अंग्रेज फौज को ना आने दे शहर में, उसने गद्दारी कर दी, नहीं काम किया।
अंग्रेजों की फौज आ गई। लेकिन फौज को इस तरीके से लगाया गया था कि पहले इर्स्किन ने सोचा था कि पूरी फौज लेके हमला करूंगा और जीत लूंगा, नहीं जा पाया तो उसको अपनी फौज को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा। 2 हिस्सों में वो फौज बढ़ी और उन्होंने कहा जहां गौधरदास गार्डन पे पहुंच के हमला करें। जिधर वो जाते थे, जो लड़ाके जमा किए गए थे, वो बहादुरी से आगे बढ़ते थे, उन पे हमला करते थे और उनको पीछे ढकेलने की बात आ जाती। वजीर अली या बाबू जगत सिंह की फौज के पास आर्टिलरी नहीं थी और अंग्रेजों के पास आर्टिलरी थी, तो उसकी वजह से वो उनको हराने में कामयाब हुए। वजीर अली ने कहा कि नहीं, मैं संघर्ष को जारी रखूंगा। जब वो हार गए तो 5 घंटे लड़े। एक रेगुलर आर्मी इर्रेगुलर फौज के साथ 5 घंटे लड़ा लेना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। घुटवल चले गए, गोरखपुर चले गए, फिर जयपुर से वो गिरफ्तार हो गए। इस बीच यहाँ पर क्या हुआ कि बाबू जगत सिंह ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, अपने स्थान पे स्थापित रहूंगा, कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन उन्होंने जब इतनी फौज इकट्ठी करने का कमिटमेंट ले रखा था, तो अंग्रेजों को ये खतरा हुआ कि लाखों आदमियों की फौज से हम पे कभी भी हमला करा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इसको एकदम से गिरफ्तार नहीं करेंगे। 14 मार्च को विद्रोह हुआ था और उसके बाद ये 2 महीने तक कुछ नहीं किया। 18 एक दिन, एक वक्त, एक समय निश्चित किया गया कि इनको गिरफ्तार किया है। तब उन्होंने 19 को तारीख को गिरफ्तार किया। फिर गिरफ्तार करने के बाद जगतगंज कोठी में उस वक्त थे, जब उनको घेरा गया, उससे कहा गया कि साहब आप सरेंडर कर दिए। सरेंडर दिए, उन्होंने पहले नहीं सरेंडर किया, जानना चाहते थे कि मेरे साथ करेंगे क्या। लेकिन जब उन्हें लगा कि ये कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। अंग्रेज उनको ले गए और अपने तंबुओं में 3 दिन तक रखा। फिर बाकी बातें आपको हमारे मित्र ने बताई हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ, मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद जब इनको सेंट हेलेना की बात आई, उस समय ये हुआ कि इनको नाव से ले जाया जा रहा था। जो लेटर कॉन्टेम्परेरी मिला है उसमें लिखा है कि while he was being taken for the Austerlitz ship through the boat he died। यानी उनकी मौत ना जहर देने से हुई, जैसे कि अभी एक किताब सिन्हा साहब ने छापी है फतेह शाही के ऊपर, जिसमें वो कहते हैं साहब तो एक दिन पहले ही जहर खा के मर गए थे। गलत है। ये डॉक्यूमेंट बताता है जहां उनको भेजा जाने वाला था, उसको पत्र लिखा गया वहां के गवर्नर को, तो ये लिखा हुआ है, उसने लिखा है he was being taken for being boarded on the Austerlitz and he died while he was being taken through the boat। दूसरी चीज ये कि जो उनका विद्रोह है, जिसपे हम केंद्रित करना चाहें, जानना भी हमें चाहिए, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हुई। इससे पहले बहुत से विद्रोह हुए, सब कुछ हुए, लोग लड़े करा, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें स्थापित हुई बाद में हमारे लिए संगीत का हिस्सा रखती थी। मसलन मुगल एम्परर को शासक बनाना, यहाँ पर उस जमाने में शहजादा था मुगल का, उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये यहाँ के राजा हैं, मैं उनका वजीर हूँ, और यहाँ की अंग्रेजों के शासन को खत्म कर दिया गया, कोतवाली अपनी कायम कर ली गई। कुछ लोगों ने साथ दिया, कुछ लोगों ने गद्दारी की। जिनको लड़ना था वो लड़ने, बहुत से लड़े। बाद में अंग्रेजों ने सबको सजा देने वाले इसी काशी में जंगे जंगे लोगों को फांसी दी। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, इतिहास पढ़ने वाले हम लोग जब इसको पढ़ते हैं सिर्फ 1857 में नजर आती है, उससे पहले नजर नहीं आती। लेकिन ये हुआ 14 जनवरी 1799 के बाद हुआ। तो 1857 नहीं पहला संगीन है, बल्कि इससे पहले ये चीज स्थापित हो चुकी थी। और ये जितने एलिमेंट है इनका व्यापक रूप हमें 1857 में देखने को मिला। तो इसके सूत्रधार बाबू जगत सिंह थे। पहली जो आजादी की लड़ाई 5 घंटे तक लड़ी गई, वो काशी की धरती पर लड़ी गई। इस चीज को हमको स्वीकार करना चाहिए, इसको अपने इतिहास में जगह देनी चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए और इस चीज को सही करना चाहिए। तो इस पुस्तक का उद्देश्य जो गलत इतिहास था उसको एक सही डायरेक्शन देने की कोशिश की गई। मैं इस प्रोजेक्ट से उस वक्त जुड़ा था जब प्रीति जी ने किताब लिखवा ली थी, छपने जा रही थी। उससे कहा गया कि इसको आप ठीक कर दिए। मैंने उसको 1 महीने 1.5 महीने में ठीक करा। तो ठीक करने लायक चीजें थी वो ठीक कर दी गई। उसको एक नया रूप दिया, डॉक्यूमेंट 3 बच्चों को लगा के
प्रयागराज में और वहाँ 3 जगह बैठा के डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए, उसको फिर सुधार के तब ये आपके सामने पेश किया। एक तीसरी और आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि बनारस के इतिहास में यदि आपको काम करना है तो याद रखिए 3 स्थानों पे बनारस से रिलेटेड सामग्री मौजूद है। वेस्ट बंगाल आर्काइव, प्रयागराज आर्काइव, नेशनल आर्काइव। जब तक तीनों जगह पर कोई भी आदमी काम नहीं करेगा तब तक सही अभी भी बहुत से डॉक्यूमेंट हम लोग नहीं खोज पाए, नहीं निकाल पाए, अभी और हैं डॉक्यूमेंट निकाले जा सकते हैं, लेकिन और चीजों से भी संबंधित डॉक्यूमेंट। इवन प्रयागराज में जो डंकन रिकॉर्ड है, कितने हैं हमारे इतिहास के विद्यार्थी जिन्होंने उसको पढ़ने की जहमत उठाई है। अगर उसी को पढ़ लें तो काशी का इतिहास उसी से बहुत कुछ बदल सकता है। वेस्ट बंगाल और नेशनल आर्काइव्स के रिकॉर्ड्स को अगर देख डालें फिर नए सिरे से काशी के इतिहास को लिखा जा सकता है, जिसकी एक छोटी सी अदना सी कोशिश बस खत्म करो। कोशिश हमने अपनी 2 पुस्तकों के माध्यम से की है। एक तीसरी किताब आने वाली है जिसमें हम 3 जो बड़ी किताबें बनारस में हैं, एक तारीख बनारस पटना में है, एक तारीख बनारस हकीम जी ने लिखी थी वो है, और खैरुद्दीन मोहम्मद की बड़ी चर्चित किताब है जिसे आंख बंद करके लोग बाइबिल का दर्जा दिए पड़े हैं। उसमें क्या कमियां हैं, खामियां हैं, क्या है, वो हमने उस तीसरी किताब में उनको आपके सामने लाएंगे। वो लिखी जा रही है, तकरीबन पूरी हो गई है, मई जून तक जो है वो प्रेस में चली जाएगी। धन्यवाद।